हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौर। बच्चों, अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है, उसी में अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख रहे थे और वहीं पर पीरियोडिक टेबल के अपन 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 4 है। आयनाइजेशन एनर्जी अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था, मगर उसका एप्लीकेशन बच रहा था। आज अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे एंड फाइनली उसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन की, किसकी भाई? आयनाइजेशन एनर्जी की। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना था। ठीक है, ये बात कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कोई मेटल है, मेटल में से मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो M+ बना दोगे और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर कैसे करोगे? तो जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना किसमें मेजर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं दे रखा हो, केजी पर मोल में दे रखा हो, तो वैल्यू होगी 96.4 केजी पर मोल। ठीक है भाई, ये केजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है? केजी पर मोल। तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही वैल्यू देख ले अपन किसमें? केसीएल में, तो 23.1 केसीएल पर मोल। ये किसकी वैल्यूज हो जाएगी बच्चों? आपकी ये वैल्यूज हो गई है अगर अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को केजी पर मोल में चेंज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को केसीएल पर मोल में चेंज कर रहे हैं। अभी भले ही आपको समझ नहीं आए, बाद में एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर, जिसमें ये दोनों वैल्यूज काम आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, तो एप्लीकेशन में बच्चों सबसे पहली चीज है कि अगर इफ डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव, मान लो आपको 2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स दिए, उन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, दोनों का आपने डिफरेंस निकाला और जो डिफरेंस आया इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ गया तो क्या करना है? उस केस में आपको क्या करना है कि जो एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर आपने 2 एलिमेंट लिए, एक ले लिया Na, एक ले लिया Na+, और दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कुछ आपको दे रखा है, 11 से तो कम ही दे रखा है, 8 या 7 दे रखा है। तो आपको अगर यहाँ पर पूछे कि कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर को स्टेबल मानना है। तो इनमें से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको क्या कर लोगे? स्टेबल मान लोगे। बस यही चीज लिख रखी है। क्वेश्चन जब आएगा तो अपने आप समझ जाओगे कैसे इसको लगाना है। यहां पर बात करें कि इफ डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस दे रखा है, मान लो वो क्या हो? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर भी लिख लेना भाई, आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है? इज मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का डिफरेंस मिल गया, वैल्यूज दे रखी होगी, बस क्या करना है? माइनस करके डिफरेंस निकालना है। तो जो डिफरेंस आया अगर वो ज्यादा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या बोल दोगे? इस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और मान लो आप पूछो, यहाँ पर आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि मैम मान लो 11 to 16 के बीच हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो if the difference of ionization energy is between 11 to 16, अगर 11 to 16 के बीच में है तो उस केस में क्या होगा? both oxidation state will be stable। मतलब हायर लोअर नहीं होगा वहां, उस केस के अंदर दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। तो बस यही चीज ध्यान रखनी थी बच्चों। और क्या ध्यान रखना है कि जब भी एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन में अपने आप समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं। जब अपन एप्लीकेशन पार्ट में ही बात कर रहे हो, यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर की, किसकी बात हो रही है बच्चों? मेटेलिक कैरेक्टर। बहुत ध्यान से समझना इसको। अब एक बात बताओ, जब अपन मेटल नॉन मेटल देख रहे थे, जब अपन ने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, तो वहां देखा था कि जो मेटल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव बनाता है। यही देखा था कि भाई मेटल क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव
बना रहे हैं, कैटायन बना रहे हैं, ये चीज देख ली थी। सोडियम का एग्जाम्पल था, Na+ बन रहा था। तो अगर मेटल पॉजिटिव बना रहे हैं मतलब अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को दे दे। नॉर्मल सी बात है कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो रही है तो जो इजीली गिव इलेक्ट्रॉन, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे दे, वो क्या हो जाएगा, मोर मेटेलिक हो जाएगा। क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल है तो जो जल्दी से क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब अपन ने एक और चीज पढ़ी है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कितना जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और उसी को अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब अगर अपन देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा बच्चों, ज्यादा जल्दी दे देगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब इट विल गिव इलेक्ट्रॉन इजीली, और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या है, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आई कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी को कम करोगे, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ट्रेन्स की, और मान लो मैंने पूछ लिया लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप इन अ पीरियड, तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी, तो मेटेलिक कैरेक्टर को मैं MC से लिख दूं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेटेलिक कैरेक्टर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ MC, ठीक है। तो MC जो मेटेलिक कैरेक्टर है आपका, वो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर जाने पे कम हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो था वो कम हो रहा था क्योंकि साइज बढ़ रही थी। मतलब अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूंगी तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आप क्या बोलोगे भाई कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा जब कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। रीजन भी पता चल गया। अगर कोई पूछे डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। तो ये सीधा सीधा आपका समझ में आ गया कि मेटेलिक कैरेक्टर से आयनाइजेशन एनर्जी का क्या एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट में हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, मेटेलिक कैरेक्टर तो हो गया बच्चों, अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोल सकते हो आप। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में भी बात कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी का मतलब क्या है कि वो कितना जल्दी पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर रहा है, यही होता है। लिख देते हैं इजीली एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई एलिमेंट बहुत जल्दी से पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर रहा है, मतलब वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देगा। मतलब यहां पर भी जो अपना एसोसिएशन है वो आयनाइजेशन एनर्जी से निकाल सकते हैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो क्या होगा, वही सेम चीज, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। इजीली रिमूव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इजीली बनेगा। और पॉजिटिव अगर इजीली बन रहा है, मतलब अगर अपन यहां से देखें तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम करोगे तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो उतना ही जल्दी पॉजिटिव को बना लेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें भी यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी में क्या असर आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी है वो कम होगी क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप जाने में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी विल इंक्रीज एंड द रीजन इज बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो यहां से देखो कितनी सारी चीजें आप निकाल सकते हो सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी से। तो अगर मैं पूछूं पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, तो एक बात देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी कम हो रही है। मतलब नॉर्मल सी बात है, एल्कली मेटल में से ही कोई है, ठीक है। अगर अपन बात करें मोस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट,
ठीक है, ये पूछ रही हूँ भाई, क्वेश्चन है आपका कि मुझे बताना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा। अगर मैंने आपको ट्रेंड बता दी तो आप क्या बोलोगे भाई, एल्कली मेटल से होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी कम हो रही है। अब अगर एल्कली मेटल में से भी पूछो कोई एक एलिमेंट बताना है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, मतलब जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। हेंस यहाँ पर अगर पूछे कि किसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीजियम। क्या आंसर हो जाएगा, सीजियम। तो याद रखना सीजियम की इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। और पूछे कि अगर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा, सीजियम। याद रखना भाई, क्या हो जाएगा, सीजियम। ठीक है, अब मान लो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी की। अब यहीं से एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जो कि क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग पावर। यार रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, एक चीज बताओ, रिड्यूसिंग पावर क्या है। 10th में सबने पढ़ा है ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है। मान लो अगर आपने 11th में जस्ट आए हो तो भी आपने 10th में सब पढ़ा ही होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, अब रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कोई कितना जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो आप इसको लिख सकते हो, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। जो क्या करेगा, खुद को बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज कर देगा और दूसरे को रिड्यूस बोल देगा, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर होता है। मान लो कोई मेटल है, ठीक है, मेटल में मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके M पॉजिटिव बनाया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मैं क्या इसको बोल सकती हूँ कि ये क्या है, इसकी रिड्यूसिंग, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये लॉस ऑफ का इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं मतलब ये क्या कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करती है कि वो कितना जल्दी अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये क्या है, रिड्यूसिंग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ से एक चीज समझनी है कि कोई कितना जल्दी, यहाँ पर भी प्लस बन रहा है, कौन कितना जल्दी प्लस बना सकता है, वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गिव करेगा। इलेक्ट्रॉन गिव इजीली, तो पॉजिटिव भी क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी अपन एक और चीज लिख सकते हैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। देख लो भाई कितना ज्यादा यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी से कनेक्टेड चीजें हैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो रिड्यूसिंग पावर का क्या इफेक्ट है, तो क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग पावर विल डिक्रीज बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। एंड सेम गोज फॉर डाउन द ग्रुप ऑल्सो, कि अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो अगर रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, और ये तो सिर्फ आप आयनाइजेशन एनर्जी से जैसे ही कनेक्ट करोगे ये लिखना तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो भाई ये बात थी अपनी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन अपन ने देखी आयनाइजेशन एनर्जी में, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी करना हो तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, किसकी नहीं होगी। मतलब आप क्लियरली यहाँ से बोल सकते हो कि अपन ने यहाँ पर जो एप्लीकेशन अपन फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट किसका है, ऑक्सीडेशन स्टेट का है। आयनाइजेशन एनर्जी से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल है आप बता सकते हो, वो भाई ऐसे बता सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मेटेलिक कैरेक्टर से कैसे डिपेंड करता है, भाई आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उतना जल्दी पॉजिटिव बनेगा और उतना ज्यादा वो क्या होगा, मेटेलिक होगा। सेम चीज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में कि कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बना सकता है, जितना कम, जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। और सेम चीज अपन ने रिड्यूसिंग पावर में भी पढ़ी, ठीक है बच्चों। यहीं से अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझ में आ जाए। मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर ले लिया आपने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। मैंने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब आपको यहाँ पर दो बार आयनाइजेशन एनर्जी को निकालना है। कल अपन ने देख लिया था भाई कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट निकालते हैं, जो सेकंड निकलती है उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2, यही होगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2p2 के रिस्पेक्ट में सबके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर होगी 2p3,
यहाँ पर होगा 2p4 और यहाँ पर होगा 2p5। तो आपने क्या करा है, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मान लो यहाँ से निकाल दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकालो तो क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव बन गया, नाइट्रोजन पॉजिटिव बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, फ्लोरीन पे पॉजिटिव आ गया। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हुआ है वो देख लो भाई। 2p2 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा 2p1। नाइट्रोजन में 2p3 था, मतलब 2p3 का मतलब जानते हो कितना पॉजिटिव यहाँ पर क्या रहा होगा बच्चों। 2p3 का मतलब है कि इसने हाफ फील्ड से, 2p3 का क्या मतलब है कि हाफ फील्ड से इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है। मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी वहां पर क्या करनी पड़ी होगी, आपको देनी पड़ी होगी। इसका मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसके केस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2p2 बन जाएगा। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2p3 बन गया और ये कितना बन गया, यहाँ पर 2p4 बन गया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं ये वाली जो है आपकी, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और ये आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आ रही है, नाइट्रोजन में, और इसमें तो आएगी सही भैया, तो फ्लोरीन है। अपन इसका पूरा जो मैंने आपको पीरियड में जब जा रहे थे तो मैंने पूरा ट्रेंड बता दिया था कि भाई नाइट्रोजन जो है हाफ फिल्ड होता है इसलिए आगे आ जाता है, पर फ्लोरीन से आगे नहीं जा पाता। किससे आगे नहीं जा पाता, फ्लोरीन से सिर्फ अपने सक्सेसिव एलिमेंट से ही आगे जा पाएगा। ये ध्यान रखना बात कि कैसे जा पाएगा भाई, ओनली सक्सेसिव एलिमेंट विल, सक्सेसिव एलिमेंट से ही आगे जा पाएगा, फ्लोरीन से नहीं जा पाता भाई, सक्सेसिव एलिमेंट को ही इन्फ्लुएंस कर पाता है। तो ये यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन से आगे जा पा रहा था। मतलब अगर मैं यहाँ से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले फ्लोरीन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन एंड देन फाइनली आ जाएगा कार्बन, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहीं पर अगर मैं देखूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो फर्स्ट हो गई, अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखूंगी तो यहाँ पर देखना अब क्या होगा भाई, अब आपका हाफ फील्ड जो है वो चेंज हो गया है। हाफ फील्ड कौन बन चुका है, अब ऑक्सीजन हाफ फील्ड बन चुका है। क्या बात कर रहे हो, हाफ फील्ड क्या बन गया है, ऑक्सीजन। और ये क्या करेगा, ये भी अपने जो ऑल्टर कौन सा है, सक्सेसिव एलिमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसका सक्सेसिव कौन सा है भाई, फ्लोरीन है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे आगे आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन, और क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर वो तो 2p2 में ही है तो फिर नाइट्रोजन, और बाद में आ जाएगा आपका कार्बन। मतलब देख लो भाई क्या यहाँ पर, जब मैंने बोला था कि कंपेयर करवाना है आपको आयनाइजेशन एनर्जी का, तो देख लो क्या ऑर्डर में पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर देख लो भाई, नाइट्रोजन सबसे आगे था, यहाँ नाइट्रोजन इधर चला गया, यहाँ ऑक्सीजन पीछे था, यहाँ ऑक्सीजन आगे चला गया। याद रखना जब भी आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बनाओ तो याद रखना किसी की जो कॉन्फ़िगरेशन अगर वो हाफ फिल्ड आ गई तो फिर वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्टेबल नहीं, क्या बोलना है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इट विल नॉट गिव इलेक्ट्रॉन इजीली, वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे ही नहीं पाएगा। तो ये समझ गए भाई पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। देखना चाहे और मैं आपको एक नोट लिखाना चाहूँ कि भाई नोट में आपको बताना है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अपन ने यहाँ पर एटॉमिक रेडिया की भी बात करी थी तो आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीटी, पीटी इज व्हाट, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है इन पीरियोडिक टेबल। तो एक बात बताओ, जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा था। मतलब अगर हाईएस्ट की बात होगी तो किसकी हो जाएगी बच्चों, हीलियम की, क्योंकि अगर दोबारा डाउन द ग्रुप जाओगे तो कम हो रहा है, इसलिए हीलियम सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट। और वैसे ही अगर अपन बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो जाएगा, सीजियम। अभी देखा था सीजियम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था तो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों थी उसकी, क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम थी। तो लोएस्ट किसकी हो जाएगी, सीजियम की, क्योंकि आप जैसे ही डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, और इसी वजह से आपने ये आंसर दे दिया। भाई आप चलते हैं अपने नेक्स्ट जो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होने वाला है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और
इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ भी दे रखा हो सेम चीज है, सेम चीज ही लगा कर आनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्या होता है? सेम चीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, अपन यहाँ पर समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दे या एफिनिटी लिख दे, सेम ही चीज है। या तो मैं इसको लिख दूं एंथैल्पी या फिर मैं क्या बोलूंगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखना है दोनों क्या है? सेम ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ पर बात कर रही हूँ बच्चों तो ये क्या होता है? अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी में देखा था कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी तो उसको बोल रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी। उसी का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वहां पर क्या थी? रिक्वायर्ड थी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वहां पर रिमूव था, यहां पर क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। बिल्कुल सेम की सेम डेफिनेशन है, बस क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। एक जगह आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना था और यहां पर देखोगे तो क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। देख लो भाई, पहले वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव बनाया था, यहाँ क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा के नेगेटिव बनाओगे, x माइनस बनेगा। भाई समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या हो रहा है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वहां पर था रिमूवल, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो याद रखना भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होकर माइनस बन रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ऐड होकर प्लस बन रहा था। ठीक है यार, एक थोड़ा सा ना फिजिकल समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल की जरूरत पड़ेगी तो उसको समझ लेते हैं। मान लो अगर मैं बोल रही हूँ आपको A प्लस बी रिएक्शन है और इससे ए बी बन रहा है। ठीक है, मैंने बोला A प्लस बी का रिएक्शन है और ए बी बन रहा है, और मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको जो डेल्टा एच है। डेल्टा एच क्या होता है भाई? थोड़ा बहुत आप जैसे ही थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे याद आ जाएगा। हाइड्रोजन अगर सिंपल लिख रखा है मतलब हीट की बात हो रही है, और अगर डेल्टा एच लिख रखा है तो एंथैल्पी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना भाई, एच का मतलब है हीट कंटेंट और डेल्टा एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी। तो अगर यहां से देखें तो जो इसका डेल्टा एच निकल कर आता है वो कितना होता है? नेगेटिव होता है। और नेगेटिव से आप क्या समझोगे कि इस रिएक्शन में जब भी लिख रखा हो डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या समझोगे कि इस रिएक्शन में आपने जरूर एनर्जी को क्या करा होगा? रिलीज करा होगा। एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज हुई तो क्या बोलेंगे? एनर्जी का रिलीज, एनर्जी का एग्जिट होना इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट, और हीट का एक्सो का मतलब एग्जिट होना, तो अगर हीट का एग्जिट हो रहा है तो क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और वैसे ही मान लो मैंने एक रिएक्शन दे दी एक्स और वाई जिससे एक्स वाई बन रहा है, मैंने बोल दिया इसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, तो अब क्या बोलोगे भाई? डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आप बोल दोगे इस केस में क्या हुआ होगा? एनर्जी इज गिवन। वहां पर तो एनर्जी क्या था? रिलीज हुई थी, इसमें एनर्जी इज गिवन। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें आपने हीट दी होगी तो क्या बोल दूंगी? एंट्री हुई है तो एंडोथर्मिक। तो ये दो चीजें याद रखना कि जब भी एनर्जी का क्या होगा? रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक, और जब भी एनर्जी दी जाएगी तो अपन क्या बोलेंगे उसको? एंडोथर्मिक। तो अगर अपन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसमें क्या हो रहा था भाई? एनर्जी गिवन थी, एनर्जी का था रिक्वायर्ड एनर्जी थी, और रिक्वायर्ड एनर्जी की जब बात होगी तो मतलब एनर्जी दे रहे हो तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और जब भी मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, यार बहुत बड़ा वर्ड है ना बच्चों, इसको डिनोट करते हैं, बता ही दी थी मैं तो, इतना लिखना ना पड़ता, डेल्टा ईजी से। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच ईजी से। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव। ये ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी का जब भी आपको पूछे एंथैल्पी तो क्या आएगा? उसका पॉजिटिव आएगा, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इतनी सी बस आपको फिजिकल केमिस्ट्री आनी चाहिए। अपन यहाँ समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना इज व्हाट?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ऐड होने पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एनर्जी रिलीज हुई, यही लिख रखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज हुई है तो यहाँ पर बोल सकते हो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड देन दिस रिएक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई पूछ ले आपसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, यार इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं वरना इतना बड़ा लिखना ना, डेल्टा एच ई जी बोलेंगे भाई। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखूंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखूंगी, क्या लिखूंगी, डेल्टा एच ई जी लिखूंगी, ठीक है, याद रखना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। तो ये रिएक्शंस क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। आइए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं एक और बार। मान लो मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है, ये रहा आपका, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना। दो केस हो सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो, तो उन दोनों केस में देख लेते हैं। आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती है। तो उसी के रिस्पेक्ट में समझा रही हूँ। मान लो आपने क्या करा है, एक यहाँ पर एटम लिया है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आपको इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कौन से दो फोर्स काम कर रहे होंगे, एक तो इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा होगा, रिपल्जन फोर्स होता है ना भाई, रिपल्जन ही लगता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज वाले क्या करते हैं, रिपल्जन करते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पर लगा रहा होगा अट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो रिपल्जन लगेगा वो कम लगेगा। और जो अपन यहाँ पर न्यूट्रॉन, इसकी बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, ये अपना इफेक्ट ज्यादा लगाएगा। मतलब इस केस में आप बोल सकते हो अट्रैक्शन इज मोर। क्या होगा, अट्रैक्शन मोर है, और अट्रैक्शन मोर है तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर ऐड हो जाएगा और ऐड होके यहाँ पर बना लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब जहां पर भी अट्रैक्शन ज्यादा होता है उस केस में क्या होता है, इफ अट्रैक्शन इज मोर मतलब डेल्टा एच आप बोल सकते हो नेगेटिव। क्या आ जाएगा, आपका जो एंथैल्पी है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मान लो आपने क्या करा है, यहाँ पर एक क्या लिया है बच्चों, आपने यहाँ पर एक न्यूक्लियस लिया, सॉरी ये लिया है एटम, और एटम के अंदर अब आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। मतलब जो माइनस वाला है, अगर अपन इसको देखें तो ये ऐसा केस हो सकता है जब आपने एक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा और एक्स माइनस बनाया, ठीक है, तो ये तो वो वाला केस हो गया। इस केस में क्या होगा, एक x माइनस के अंदर ऑलरेडी जो माइनस है उसके अंदर आपको एक और इलेक्ट्रॉन को अटैच करके x-2 बनाना है। तो अब क्या करना होगा भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्जन भी होगा और साथ ही में आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। अब इस केस में जब बात करेंगे तो जो आपका रिपल्जन होगा वो किसके बीच में होगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स और इस एक इलेक्ट्रॉन के बीच में। मतलब यहाँ पर रिपल्जन डोमिनेट कर जाएगा और रिपल्जन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो इसको बोल सकते हो रिपल्जन इज मोर। क्या कैसा केस हो जाएगा इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो रिपल्जन भी ज्यादा लगाएंगे, और रिपल्जन ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, बन तो जाएगा भाई, यहाँ पर -2 तो बन जाएगा, मगर यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए आपको एनर्जी को देना पड़ेगा। यहाँ पर तो एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ तो भाई इसका फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्टेट पूरी हो रही है। यहाँ पर जो पूरी ऑक्टेट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, स्टेबल चीज को अनस्टेबिलिटी की तरफ भेज रहे हो, और अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो वो बोलेगा पैसा दो भाई, पहले पैसा मतलब एनर्जी दो पहले, और एनर्जी को देना पड़ेगा। एनर्जी इज गिवन तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी सी चीज समझनी है बस, ठीक है भाई। यहाँ से अपन एक चीज को कंक्लूड कर सकते हैं जो कि है अपना नोट पॉइंट। क्या हो जाएगा भाई, कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो जब अपन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो एंथैल्पी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। इसके लिए क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, डेल्टा एच हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। पर जब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की
तो उस केस में क्या होगा भाई, उसमें ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो फर्स्ट वाली आपकी जो डेल्टा HEG है, वो जब फर्स्ट रिएक्शन के लिए निकालोगे तो फर्स्ट के लिए तो डेल्टा HEG फर्स्ट की वैल्यू तो क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, मगर जैसे ही डेल्टा HEG 2 पे जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अभी वही एग्जाम्पल देखा है कि इसके लिए बोल सकते हो कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी, पर इसके लिए नहीं बोल सकते कि ये हमेशा नेगेटिव होगी, बिकॉज सेकेंड वाली ही आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पर क्या करा था बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया था और X माइनस बनाया था, और फिर जब दोबारा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने गए तो X माइनस 2 तो बन गया था, मगर इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर तो एनर्जी जो थी वो नेगेटिव थी, मगर जैसे ही यहाँ से यहाँ गए एनर्जी क्या हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी। तो बस यही दो चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं। कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात हुए, पॉजिटिव कुछ नहीं देखना है, आर पार कुछ नहीं देखना है, पॉजिटिव भाई एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। पर जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है तो फर्स्ट वाली नेगेटिव रहेगी और सेकंड वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है अब तक। तो फिर चलते हैं अपन आगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में दोबारा नहीं बताऊंगी क्या है, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों वो है एटॉमिक नंबर। सेम बात है, जो जो अपन ने एटॉमिक रेडियाई के लिए पढ़ा, जो अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़ा, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए पढ़ रहे हैं, सब उनका देखेंगे। मान लो अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ Z, तो अगर आपने एटॉमिक नंबर Z बढ़ाया तो Z बढ़ाने से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा। एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक बात बताओ, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो इसको अज्यूम करो ये न्यूक्लियस है, इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके पास अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हो, यहाँ पर दूर पे आपने इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन ज्यादा वाला पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब एक चीज बोल सकते हो कि अट्रैक्शन होगा ज्यादा तो क्या होगा भाई, अट्रैक्शन ज्यादा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी इजी होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चाहेगा अट्रैक्ट हो रहा हूं मैं तो मुझे कुछ एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो क्या है, एक बाण है, और वो बाण क्या है, अट्रैक्शन बाण है, और अट्रैक्शन जब लग रहा है तब किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अट्रैक्शन ज्यादा तो कोई सी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वहीं पर जाके इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। ठीक है भाई, सेकेंड बात करते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात हो गई तो बात कर लेते हैं अब Z इफेक्टिव। ठीक है, Z इफेक्टिव में क्या होगा, तो Z इफेक्टिव में अगर देखो बच्चों, तो जो Z इफेक्टिव है वो क्या, कैसा केस होता है भाई, अट्रैक्शन ही तो बढ़ रहा है यहाँ पर भी। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी देखे तो ये पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रॉन पे जितना इसका अट्रैक्शन होता है उसी को तो आप Z इफेक्टिव बोलते हो, कि भाई ये शील्ड होने के बाद भी जो टोटल अट्रैक्शन है वो कितना होता है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो अपन ने भी देखा क्या होता है, डेल्टा HEG भी बढ़ता है। तो दो चीजें पढ़ ली, एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो एंथैल्पी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Z इफेक्टिव बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, यहाँ पर भी लिख देती हूँ भाई, Z इफेक्टिव बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डेल्टा HEG भी बढ़ेगा। तो दो फैक्टर्स तो अपन ने पढ़ लिए। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, क्या चल रहा है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा HEG, बोल सकते हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा HEG। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे फैक्टर की, जो कि है जब आप शेल बढ़ा रहे हो, शेल को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि साइज बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, मान लो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है इसका मतलब जो आपका न्यूक्लियस है उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाता जा रहा है, और इसका मतलब है कि जो अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है, दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो
कम होता जा रहा है। अगर एक नई 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 शेल ऐड कर रहे हो मतलब न्यूक्लियस से, तो वो दूर जाता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर दूर होगा तो इस पे अट्रैक्शन कैसे लगा पाएगा भाई, और अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो डेल्टा HEG भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई ये पूरा अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। इलेक्ट्रॉन ऐड तभी होगा जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्थ बात कर लेते हैं यहाँ पर स्लेटर कांस्टेंट की। क्या बोलते थे इसको, स्लेटर कांस्टेंट, यही बोल रहे थे। अगर स्लेटर कांस्टेंट को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब वही सेम चीज है यार, बार बार वही बता रही हूँ मैं। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो यहाँ पर क्या लग रहा है, रिपल्जन लग रहा है। क्या लग रहा है, उसी को स्लेटर कांस्टेंट बोलते हो या शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हो। तो अगर रिपल्जन लग रहा है, इसका मतलब अगर रिपल्जन काम करता है तो अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता। इसका मतलब अट्रैक्शन भैया यहाँ पर पीछे हट जाएगा। अट्रैक्शन पीछे हटेगा तो आपका डेल्टा HEG को भी लेकर डूबेगा, और डेल्टा HEG भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ा रहे थे, जब Z बढ़ाया, जब Z इफेक्टिव बढ़ाया तो क्या बढ़ रहा था, इंथैल्पी बढ़ रहा था। मगर जैसे ही अट्रैक्शन कम हुआ, देख लो भाई अट्रैक्शन कम हुआ दोनों ही केस में, डेल्टा HEG भी कम हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस किस से ये कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, इस चीज को याद रखना है भाई, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या देखा था कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे थे डेल्टा HEG बढ़ रहा था। यहाँ पर देखा जैसे Z इफेक्टिव बढ़ा रहे थे डेल्टा HEG बढ़ रहा था, ठीक है। ये दो चीजें देख ली है। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है भाई, सॉरी पांचवा, चार हो गए ना। पांचवा है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कल पढ़ा था अपन ने। क्या इफेक्ट होता है, कितना ज्यादा न्यूक्लियस ने जो इलेक्ट्रॉन है उसको पकड़ रखा है, कितनी ज्यादा होल्ड है। और देखा था S की ज्यादा होती है, फिर P की, फिर D की, और फिर F की। पेनिट्रेशन इफेक्ट तो S का ज्यादा होगा, S पास में आता है न्यूक्लियस के, तो ज्यादा इजीली वहां पर पेनिट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट को बढ़ा रही हूं तो डेल्टा HEG पे क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने एग्जाम्पल यहाँ पर सेम ले लेते हैं जो कल लिया था, बेरिलियम का ले लिया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 और 2s2। मतलब अगर इससे आप Be- बनाना चाहते हो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा कर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1। एक बात बताओ, बेचारा अच्छा खासा ऑक्टेट को पूरा करके बैठा है, क्या अनस्टेबल होना चाहेगा? बोलेगा भाई मैं नई शेल को ऐड कर लूं, उसमें भी p इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूं, और जो अपनी अच्छी खासी बनी बनाई दुनिया है उसको बिगाड़ दूं? नहीं भाई, बेरिलियम बोलेगा नहीं, मेरे को नहीं है लालच, मेरे को नहीं चाहिए नेगेटिव। और वो क्या करेगा, इसको बोल देगा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर जो डेल्टा HEG की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये काम करवाना है हो जाएगा, मगर क्या लगेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा भाई, काम तो हो जाएगा मगर एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो याद रखना भाई, यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख लो कि जब भी सेकंड ए ग्रुप की बात हो रही है, एल्केलाइन अर्थ मेटल सेकंड ए ग्रुप क्या होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, दे हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनके लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। याद रखना भाई, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। यहीं पर एक और की बात कर लेते हैं भाई। एक और जो आपका छठा इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट होता है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर भी हाफ फिल्ड का कोई इफेक्ट होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का ऐड करवा रहे हो तो अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी बिगाड़ना चाहेगा वो। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। इसका मतलब इसके पास जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। ये बोलेगा कि मान लो आप एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड करवा दोगे, पर जो मैंने हाफ फिल्ड की अच्छी खासी स्टेबिलिटी, अपनी अच्छी खासी स्टेबिलिटी में जी रहा हूं, उसको बिगाड़ दोगे। तो ये बोलेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन को ऐड तो नहीं होने दूंगा। नेगेटिव का अपन को कोई लालच नहीं है भाई, इनको देख लो, ये इनके जैसे बनो। नेगेटिव का कोई लालच नहीं है, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने दूंगा, मैं अच्छी खासी जिंदगी में अपने सुखी हूं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, पर ये बोलेंगे भाई एनर्जी देगा तब तो ऐड होना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है,
इफ एनर्जी इज गिवन तब तो हो ही जाएगा, एनर्जी देने पे तो सारा काम हो जाता है, तो एनर्जी दोगे तो हो जाएगा, मगर उससे क्या होगा, डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब अगर मैं पूछूं कि पॉजिटिव वैल्यू कब होगी डेल्टा एच ई जी की, तो याद रखना एक तो जब भी फर्स्ट आपने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाल दी है, तो सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होगी, और जो आपका सेकंड एल्केलाइन अर्थ मेटल है उनकी पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर नोबल गैस की भी बात कर लेते हैं भाई, नोबल गैस भी क्या है, ऐसे ही यहाँ पर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, और फुलफिल्ड में जो आपकी सबसे ज्यादा बात होती है वो है आपके पूर्वज की तरह ही मान लो इनको नोबल गैस बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। अब ये क्या चाहेंगे, इनकी अच्छी खासी 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्टेट पूरा है, क्यों बिगाड़ना चाहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। एनर्जी का लालच दोगे तो सब कर देंगे भाई, एनर्जी इज गिवन तब तो कर ही देंगे, अगर एनर्जी दे रहे हो तो फिर तो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ से अपन कंक्लूड करें, एक नोट पॉइंट बनाए, और उस नोट पॉइंट में मैं लिखना चाहती हूँ किस किस की वैल्यूज पॉजिटिव होगी डेल्टा एच ई जी की, तो आप लिख सकते हो सबसे पहला तो है आपका यहाँ पर सेकेंड ए ग्रुप, और जिसको आप एल्केलाइन शॉर्ट में अर्थ मेटल लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा एच ई जी की बात हो रही है भैया, डेल्टा एच ई जी किसके लिए पॉजिटिव है, तो इसके लिए पॉजिटिव है। सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 क्या है, हाफ फिल्ड। ये बोलेगा भाई मेरे को हाफ फील्ड में अच्छी खासी स्टेबिलिटी को बर्बाद करके तुम्हें यहाँ पर क्या दूं, मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूं, तो ये नहीं मानेगा। और वैसे ही आपका जो तीसरा होता है बच्चों, क्या होता है, नोबल गैसेस, इसके पास अच्छी खासी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, और यहाँ पर भी जो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो 3 केसेस ध्यान रखने हैं, जब भी इनमें से तीनों में से कोई सा भी आ जाए, कोई सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, नोबल गैस है, उस पर नेगेटिव लगा दिया, सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर मान लो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, which of the following ion is least stable, कौन सा आयन है जो भाई लीस्ट स्टेबल है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको ए बी सी डी दे देती हूँ, ठीक है, ए बी सी डी में मान लो आपको दे दिया, यहाँ पर दे दिया आपको बी माइनस, सी माइनस, बीई माइनस, और क्या दे दिया आपको एफ माइनस। कॉन्फ़िगरेशन लिख दो भाई, माइनस की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बेरिलियम में 2p1 था 2p2 हो जाएगा, इसका 2p3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2, अच्छा खासा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे एक 2p1 ऐड कर दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 2p6 हो जाएगा। मतलब ये सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें फिजिबल है। इसमें क्या था, इसके पास तो पूरी पी ऑर्बिटल पड़ी है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन लगा दो, ये बोलेगा ठीक है भाई क्या ही जा रहा है मेरा। फिर इसने क्या करा, इसको तो स्टेबिलिटी मिल गई भाई, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मिल चुकी है, और इसको फुल फील्ड की स्टेबिलिटी मिल गई है, मतलब ये दोनों तो अनस्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल हो जाएगा आपका बेरिलियम। बेरिलियम कैसे ग्रुप का है भाई, सेकंड ए ग्रुप का, और सेकंड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं, मतलब यहाँ से क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, बेरिलियम। तो बच्चों अब अपन बात करते हैं यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड्स की। जब पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इस केस में क्या होगा भाई, तो यहाँ पर वही बात है, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तब क्या होगा। तो फर्स्ट चीज तो मैं बता देती हूँ, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका डेल्टा एच ई जी है वो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर आपने ले लिया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, और यहीं पर जो यहाँ पर एलिमेंट्स इनके वो भी ले लो, नीचे वाले भी, यहाँ पर ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, यहाँ पर क्या आएगा सल्फर, और यहाँ पर आ गया क्लोरीन।
ठीक है, दोनों में ही बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो जब आप यहाँ की बात कर रहे हो, जब अपन जा रहे हैं अलोंग द पीरियड यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका होगा 1:2, 2:2, 2p1। ठीक है, 2p1 है, इसका 2p2 हो जाएगा। ये कैसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर हो जाएगा 2p3, 2p4 और ये 2p5 हो गया भाई। अब यहाँ पर देखो, मैंने बताया था नाइट्रोजन दिख जाए तो याद रखना क्या करना है, पॉजिटिव डेल्टा HEG होता है। अगर मैं बाकी सबकी कैलकुलेट कर रही हूँ, नेगेटिव आ रही और इस इकलौते की पॉजिटिव आ रही है, मतलब नाइट्रोजन तो सबसे पीछे आना ही था, नाइट्रोजन तो सबसे पीछे आना ही था। हैविंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, ये क्या आएगा, लीस्ट ही होगा यहाँ पर जब आप डेल्टा HEG को कंपेयर करोगे, क्योंकि डेल्टा HEG क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं इन बाकी सबके रिस्पेक्ट में, तो बाकी सबके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो लिस्ट पे आ गया, फिर आ जाएगा आपका बोरोन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, मतलब यहाँ पर देख लो, समझ लो कि नाइट्रोजन जो है वो लिस्ट पे क्यों आ गया, बिकॉज इट इज हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या यही सेम चीज थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है उनके लिए देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ, सिलिकॉन की बात कर रही हूँ, या फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और सल्फर हो गया। अगर इस केस में मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर p इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो क्या होगी, वही p1, p2, p3 और p4। मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाऊं तो क्या बनेगा, यहाँ पर p2 बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा ऐड तो p3 बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो p4 बनेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो p5 बनेगा। अब क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज होता है, क्यों मैं इस ग्रुप के बारे में बता रही हूँ, थर्ड पीरियड के बारे में बता रही हूँ, उसका रीजन ये है बच्चों कि नाइट्रोजन में अपन ने देखा था पॉजिटिव वैल्यू थी डेल्टा HEG की, तो ये क्या है, पूरे ग्रुप का ही पार्ट है। तो क्या फॉस्फोरस की भी वैल्यू डेल्टा HEG होगी, तो नहीं, क्यों नहीं, तो आइए रीजन समझते हैं। जब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो आपका 15th ग्रुप है, उसमें नानी, पापा, आंसू, शब, बीमार, तो यहाँ पर आप देखोगे नाइट्रोजन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पर 2p3 के बाद कोई नई शेल, कोई डी इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है, तो मतलब आपको एक नई शेल लानी पड़ेगी और इसकी हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको तोड़ना पड़ेगा। इन सब केस में भी हाफ फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना पड़ेगा, बट दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। आपको पता ही है बच्चों, जैसे ही थर्ड पीरियड आता है तो वहीं पर शुरुआत हो जाती है डी ऑर्बिटल की भी। डी ऑर्बिटल आने से कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, एंड दे विल नॉट हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG। हेंस यहाँ पर सिर्फ अपन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं कि नाइट्रोजन की ही पॉजिटिव डेल्टा HEG होती है, बाकी की नहीं होती। हालांकि लेस नेगेटिव जरूर होती है, क्योंकि यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ रहे हो, मगर यहाँ पर क्या होती है, लेस नेगेटिव होती नेगेटिव ही है। ठीक है, तो इस केस में अगर देखोगे तो यहाँ पर ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर सिर्फ ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल हाफ फील्ड बन रही है, p3 का मतलब क्या है, हाफ फील्ड बना है, मतलब ये सिर्फ अपना जो सक्सेसिव एलिमेंट है उसी को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, एंड द कॉन्फ़िगरेशन जो निकल कर आएगी वो आएगी एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर। ये आपका बच्चों ऑर्डर आ जाएगा फॉर थर्ड पीरियड के लिए डेल्टा HEG का ऑर्डर। याद रखना भाई, आप क्या करोगे, इधर भी वो नाइट्रोजन का ग्रुप समझ के, फॉस्फोरस पे भी पॉजिटिव समझ के लास्ट में मत लिख देना, यहाँ पर ऑर्डर सोन, बाकी के सब में भी यही चलेगा। यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो एक सक्सेसिव एलिमेंट को ही इन्फ्लुएंस कर पाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई है। तो अब बात कर लेते हैं अपन ग्रुप की, पीरियड में तो ट्रेंड पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं ग्रुप की। ग्रुप में अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, कम होनी चाहिए थी, कम ही होनी चाहिए थी भाई। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ इन अ पीरियड तो डेल्टा HEG बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो डेल्टा HEG का रिलेशन अभी समझा है, इनवर्स सॉरी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे डेल्टा HEG बढ़ेगा। तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव अगर कम हो रहा था तो डेल्टा HEG कम होना चाहिए था। तो क्या कम होता है,
आइए चेक कर लेते हैं भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेक कर लेते हैं। लिखते हैं सेकंड पीरियड, यहाँ लिखते हैं थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड में अभी देखा अपन ने कौन कौन आते हैं आपके, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, वहां तो बात ही नहीं करेंगे, नियॉन वियॉन की तो पॉजिटिव होती है, वहां तक जाना ही नहीं है अपन को। अगर यहाँ पर अपन थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, है ना। अब बात हो रही है थर्ड पीरियड, जब ग्रुप में जा रहे हैं तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात हो रही है। तो कायदे से तो जो आपकी डेल्टा HEG है वो क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, मतलब सेकंड पीरियड की ज्यादा होनी चाहिए थी। मगर सेकंड पीरियड में एक और सबसे बड़ा नुकसान है कि इन पूरे सेकंड पीरियड की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। स्मॉल साइज का मतलब है, अगर यहाँ पर जैसे मान लो मैं फ्लोरीन के केस की बात कर लूँ, ठीक है, फ्लोरीन के केस की बात हो रही है, फ्लोरीन में आपको पता है उसकी जो साइज है वो बहुत छोटी होती है, और साइज के बाद आपको क्या लगाने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, एक शेल में 2 आ गए, बाकी के 5 एक शेल में आ गए। अब एक बात बताओ, बेचारे की ऑलरेडी साइज कम है, प्लस आपने इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर लेकर आओगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, रिपल्जन क्रिएट होगा। मतलब आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिपेल, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिपेल द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आपका आने वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करवा रहे हो, तो जैसे ही फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पे यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या करेगी, रिपल्जन लगाएगी। और रिपल्जन लगाने से क्या पढ़ा था, रिपल्जन होगा तो अट्रैक्शन कम होगा और डेल्टा HEG की वैल्यू लेस होगी। और थर्ड पीरियड की बात करेंगे, इनमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑर्बिटल है, साइज बढ़िया है, और इनके पास क्या है, साइज अच्छा खासा है, और साइज अच्छा खासा है तो यहाँ पर कोई इतना ज्यादा रिपल्जन नहीं लगेगा, और रिपल्जन नहीं लगेगा तो डेल्टा HEG की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ से यू कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूजन लिख सकते हो भाई, कि अगर सेकंड पीरियड की बात हो रही है और थर्ड पीरियड की बात हो रही है तो किसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड का। याद रखना, हालांकि कम होना चाहिए था, मगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट की साइज बहुत स्मॉल होती है, और साइज स्मॉल होने के चक्कर में वो क्या करते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में से किसकी साइज बड़ी हो जाएगी, थर्ड पीरियड की। तो अगर मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पर और पूछूं आपको, फ्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, किसकी साइज बड़ी होगी, तो नॉर्मली बोल दोगे भाई क्लोरीन की होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर है, किसकी होनी चाहिए, सल्फर की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्या बताने की जरूरत है, नहीं भाई ये थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है। 3p का मतलब कुछ और मत समझ लेना कि भाई यहाँ पर ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, क्या लिख दिए, तो यहाँ पर मैं पूरा ही लिख देती हूँ थर्ड पीरियड, ठीक है। और ऐसा ही आप बाकी के सारे केसेस में भी देख सकते हैं, अगर मैं बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, एंड सो ऑन, सबके लिए ये बात कर सकते हो भाई। यहीं पर मैं मान लो आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, और क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दूं, मान लो मैं 16th ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया ये ऑक्सीजन ओ स्टाइल से टीपो, और मैंने पूछा भाई इसका डेल्टा HEG का ऑर्डर बताओ, बताओ भाई, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, आप सोचोगे कि ये तो है सेकंड पीरियड का, ये है थर्ड पीरियड का, और थर्ड का ज्यादा होता है तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, बाकी का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आ जाती है एक एक्सेप्शन, और लगा लेना इस क्वेश्चन को भाई 100 बार स्टार लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार 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 से भर देना। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा, और लीस्ट पे आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा आपका जैसा भी ऑर्डर चल रहा है S SE TE और PO। तो याद रखना भाई, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल लीस्ट हो जाएगी, लीस्ट डेल्टा HEG। तो यहां से क्या मैं एक नोट पॉइंट लिख सकती हूँ, क्या नोट पॉइंट है भाई,
in 16th group oxygen will have least value of delta HEG. ठीक है, और यहाँ पर जो ऑर्डर आया था वो भी लिख देती हूँ। यहाँ पर था O, फिर ये स्टाइल से TO, ठीक है, और ऑक्सीजन सबसे लीस्ट आ गया था। ठीक है, क्या अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम 17th ग्रुप में भी क्या सेम होगा? नहीं होगा भाई। क्यों होगा भाई? एक ही जगह होता है एक्सेप्शन के, सब जगह हो जाता है क्या? नहीं होता। इन 17th ग्रुप इट विल इन्फ्लुएंस ओनली वन सक्सेसिव एलिमेंट, ओनली एक सक्सेसिव एलिमेंट ही इन्फ्लुएंस होगा आपका, और वो जो इन्फ्लुएंस होगा वो कौन होगा भाई? फ्लोरीन। और क्लोरीन में से पता है क्लोरीन क्या है? थर्ड पीरियड का है। क्लोरीन आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर ब्रोमीन आ जाएगा, और फिर आयोडीन आ जाएगा। तो जो ऑर्डर निकल कर आएगा उसमें कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है? ओनली वन एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ही इन्फ्लुएंस हो रहा है। मगर ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ? ये पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो गया। तो बस ये चीज ध्यान रखना। यार एक और चीज की बात करते हैं यहाँ पर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं। मान लो अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए लिख रही हूँ कि A+B से C+D बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन के बारे में एक छोटी सी चीज लिखी मैंने, A+B से C+D बन रहा है, और मैंने बोल दिया कि इसका जो डेल्टा HEG है वो क्या है? नेगेटिव है। और इस रिएक्शन को मैं रिवर्स करके लिख दूं, मान लो मैंने इसी रिएक्शन का रिवर्स कर दिया, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि डेल्टा HEG भी रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने पे जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये आप फिजिकल में भी पढ़ोगे, और यहाँ पर भी ध्यान रखना सेम चीज अप्लाई होगी। जैसे ही किसी यहाँ पर एंथैल्पी जो है नेगेटिव है, रिएक्शन को यहाँ पर आपने रिवर्स करा तो डेल्टा HEG क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन में लगा के दिखाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बनेंगे। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक मैंने अभी बताया है, जिसमें आपको क्या देनी पड़े? एनर्जी को देना पड़ेगा। मान लो ए ऑप्शन में उसने आपको दे दिया, ठीक है, एंडोथर्मिक पूछ रहा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में उसने आपको दे दिया, वही नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया और N- बना दिया। आपको पता है नाइट्रोजन में होता नहीं, नाइट्रोजन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, सेकंड में मान लो आपको उसने आपको दे दिया Na है, Na में से इलेक्ट्रॉन को क्या करा है? रिमूव करा है, Na+ और इलेक्ट्रॉन निकाला है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था हमेशा पॉजिटिव होती है। नाइट्रोजन के केस में भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, डेल्टा HEG की क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू। एक और केस दे दिया, एक और केस में मान लो आपको यहाँ पर दे दिया ऑक्सीजन का केस, ऑलरेडी माइनस है, एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है और ऑक्सीजन -2 बनाना है। मैंने बताया था कि पॉजिटिव सिर्फ 3 या 4 केस में होता है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात होगी तो वो पॉजिटिव होगा। नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव है, नोबल गैस के लिए पॉजिटिव है, और सेकंड ग्रुप जो होता है आपका सेकंड ए ग्रुप उसके लिए पॉजिटिव है। तो डेल्टा HEG यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर डेल्टा HEG सेकंड की बात हो रही है, और सेकंड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ से आपके तीनों ऑप्शन हैं, मतलब यहाँ पर A B C D तो लिखा ही नहीं था अपन ने। अच्छा, तो A B C ये हो गया, D आपका है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताने की जरूरत है? नहीं भाई, ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में? मान लो सेम क्वेश्चन जो मैं अभी आपको रिएक्शन के लिए बता रही थी, तो मान लो मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले एंडोथर्मिक पूछा था, पूछ लिया एक्सोथर्मिक, बता दो भाई। एक्सोथर्मिक कौन सा होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेल्टा HEG की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। मान लो फर्स्ट में जो यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, अब ध्यान रखना इस बात को, जो ये रिएक्शन लिखी है इसी को मैं क्या करूंगी? रिवर्स कर रही हूँ। N- से क्या कर रही हूँ? N बना रही हूँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही हूँ और N बना रही हूँ। सेम
वही रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, बस आपने रिएक्शन को यहाँ पर रिवर्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कराया, ऐड नहीं कराया, रिमूव कराया है, और इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से क्या हो गया, n बन गया। वही सेम चीज आप इसके ऑपोजिट करवा रहे थे। सेकंड में मान लो आपने ले लिया कार्बन, और कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया और कार्बन माइनस बना दिया, ठीक है। थर्ड में आपने पूछ लिया क्या बोथ जो है वो एक्सोथर्मिक है, और फोर्थ ऑप्शन में आपने पूछ लिया, इसको ABCD लिख देते हैं यार, डी ऑप्शन में बोल दिया, ठीक है। अब यहां से पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तो आप देख लो भाई, पहले वाली रिएक्शन का ही रिवर्स है, n माइनस से n बना दिया, यही बन रहा है n माइनस से n, मतलब इस रिएक्शन में रिवर्स हुआ है, तो अगर उसका डेल्टा HEG पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसमें तो क्या करा है, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना, तो फर्स्ट की ही बात हो रही है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब आंसर यहाँ से आ जाएगा सी, कि दोनों ही केस में जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। तो बच्चों अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक और चीज आ जाती है आपकी जो कि है एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है तो उसकी एप्लीकेशन की बात भी जरूर होगी भाई, क्यों नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो आप पढ़ते हो बच्चों वो होता है, जैसे वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, जब अपन अभी ही पढ़ा था इसी लेक्चर के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी में अपन ने पढ़ा था मेटेलिक कैरेक्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर की बात हो रही है भाई, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब एक बात बताओ, मेटल क्या था, मेटल का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन में क्या बन रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर m पॉजिटिव बन रहा है। वही नॉन मेटल में क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर x माइनस बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन का गेन इजीली होगा तो क्या होगा, जो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन ने देखा कि जब भी अपन डेल्टा HEG की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होता है। अगर मैं बोल रही हूं किसी का डेल्टा HEG ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा पा रहा है, अट्रैक्शन पावर वहां पर ज्यादा होगा। और अगर डेल्टा HEG ज्यादा है तो एक और चीज निकल कर आ जाती है, क्या है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को ऐड करके क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। मतलब अगर कोई पूछे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करेगा, तो क्या बोल दोगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगा। और अपन ने देखा था लेफ्ट टू राइट जाने पर इन अ पीरियड क्या हो रहा था, इन अ पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट जाना है तो डेल्टा HEG जो है आपका वो बढ़ रहा था, मतलब आप बोल दोगे यहाँ से कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड एप्लीकेशन है, जैसे वहां पर अपन ने रिड्यूसिंग पावर पढ़ी थी, यहाँ क्या पढ़ेंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है। रिड्यूसिंग पावर तो मैंने बता दिया था, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी भाई, उसी का उल्टा यही होता है, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। जो खुद को तो रिड्यूस करवाएगा मगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा, उसी को तो एजेंट बोलते हो, या पावर की बात हो रही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद तो रिड्यूस होता है पर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं तो टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ की बात करेंगे। मतलब रिड्यूस कब होगा, जब वो क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का गेन करके माइनस बना देगा। मान लो कोई एक्स है, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का गेन करा और माइनस बना दिया, मतलब आप क्या बोलोगे, इस प्रोसेस में इसने करा है रिडक्शन। वहां पर M प्लस बनाया था तो उसको ऑक्सीडेशन बोल रहे थे, इसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, कितना जल्दी आप X माइनस बना सकते हो और इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा सकते हो इजीली। इसका मतलब यार सेम ही चीज हो रही है, यहाँ पर भी अगर डेल्टा HEG बढ़ाओगे, डेल्टा HEG बढ़ाने का मतलब क्या है भाई, यही है कि इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है।
और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो सब अपन बात कर रहे हैं ना, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक चीज़ समझ लेना, ये कब बात हो रही है? जब अपन जनरल केस में अपन से पूछ लें कि क्या यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ाऊंगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, तो आप बोल दोगे भाई बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। मगर सिर्फ अगर ये पूछ ले कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी क्या अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ाऊं, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर पूछ ले, तो नहीं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती है, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर अपन हाइड्रेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनरल सेंस में है कि अगर वो जनरली आपसे स्टेटमेंट पूछे कि क्या अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ाऊं तो उससे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, तो भाई बिल्कुल बढ़ेगी। और एक और एप्लीकेशन होता है इसका जो कि है बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसको आप टू बी प्रिसाइज लिख सकते हो आयनिक बॉन्ड, क्या हो सकता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। भाई याद रखनी है, ये दोनों की रिस्पेक्ट में है, आयनाइजेशन एनर्जी और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मान लो मुझे N पॉजिटिव और Cl माइनस बनाना है, तो नॉर्मल सी बात है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और जो डेल्टा Heg है वो ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये हो गई आपकी कंडीशन। अगर आपको कोई आयनिक कंपाउंड बनाना है तो आपको उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को तो कम करना पड़ेगा, मगर जो आपकी डेल्टा Heg है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ तक सब पढ़ लिया भाई, एप्लीकेशन पढ़ ली है, ट्रेंड पढ़ ली है, पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यार ये तो अभी जस्ट पढ़ के आइए, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन की, सेकेंड ए ग्रुप की और नोबल गैस की क्या है, अगर किसी की सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है तो ये सारी की सारी पॉजिटिव होगी। मतलब यहाँ पर बेरिलियम की पॉजिटिव है वो लीस्ट आना चाहिए, और फिर आपका नाइट्रोजन आना चाहिए, जो कि एक ही केस में दिख रहा है। यहाँ पर देख लो भाई, यही केस है, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फिर बोरोन एंड कार्बन। बोरोन की पहले होगी, कार्बन की ज्यादा होगी। भाई यहाँ पर देख लो, ये 2p3 बना देगा, है ना, तो ध्यान रखना कार्बन की ज्यादा होगी, क्योंकि सेकंड वाले केस में नाइट्रोजन लिस्ट में दे दिया और कार्बन, यहाँ पर क्या है, कार्बन, बोरोन की क्या कर दिया, पीछे दे दिया, तो इसलिए गलत है ये, ठीक है। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। NP5 दे रखा है, मतलब ये वाला केस आप मान सकते हो फ्लोरीन का होगा। NH2NP2 दे रखा है, फ्लोरीन ग्रुप, और इसको आप बोल सकते हो हैलोजन फैमिली की बात हो रही है, ठीक है, हैलोजन में से फ्लोरीन की बात कर लो, ठीक है। NP2 दे रखा है, मतलब किसकी बात हो रही होगी, कार्बन की बात हो रही है, नाइट्रोजन की बात हो रही है, और इस केस में क्या दे रखा है, NP4 दे रखा है, ऑक्सीजन की बात हो रही होगी। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 2p4 2p3 का। तो ये पूछ रहे हैं किसकी कम, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। यार नाइट्रोजन को देखने के बाद सोचना नहीं है भाई, इसकी पॉजिटिव होगी डेल्टा Heg और पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब आंसर को यहाँ पर C आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नाइट्रोजन की बात आए तो याद रख लेना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी ऑब्जर्व, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। एनर्जी ऑब्जर्व्ड इन सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इज एन एटम ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, मतलब अगर आप किसी के अंदर सेकंड टाइम माइनस है और माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो और x-2 बना रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा Heg सेकेंड ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जहां दिख जाए, मतलब आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी। क्या बात है भाई, यहीं पर जो अपन ने पूरा यहाँ पर लेक्चर 4 है वो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।